प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश मिश्र। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। छोटी भाई बहन का हुआ कत्ल, मामा ने दिया वारदात को अंजाम। श्री गुरु गोविंद अस्पताल में मशीनों की कमी के कारण हुई एक 9 जन्मी बच्ची की मौत। इन दिनों गेहूं की फसल की बिजाई शुरू है और किसानों को डर सता रहा है। अकाली सरपंच और नेता को खुश करने के लिए सदानंद रैली में ला रहे हैं भीड़। डॉक्टर नवजोत कौर, हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम। नगर पालिका के सामने वार्ड सामाजिक संगठन ने किया आमरण उपोषण। मांग के अनुरूप उत्पादन में बदलाव करे उद्योगपति मित्तल। नागपुर में छोटे भाई बहन का हुआ कत्ल, मामा ने दिया इस वारदात को अंजाम। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। वजह यह है कि यहाँ से 27 तारीख को कामगार नगर से 2 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें उनका यहाँ पे सभी बताया जा रहा है कि उनके मामा ने उनको लेके यहाँ से गायब हुए। यहाँ उनके वालिद साहब ने जब यहाँ पे 27 तारीख को कंप्लेंट डाली जरीपट्टा पुलिस थाने में, तो यहाँ के पुलिस ने जो है उसके ऊपर में कोई लीगल एक्शन उतना लिया नहीं। 28 तारीख को फिर से जब बच्चों के यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, पुलिस ने अपना एकदम निकम्मापन जाहिर करते हुए किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। कल अचानक पता चला है कि वैनगंगा नदी के पास में 2 बच्चों की लाश मिली और उन बच्चों को जो है पुलिस ने लावारिस समझ के दफना दिया। कल जब शिनाख्त के लिए उनके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि ये दोनों वही बच्चे जो कामगार सिवनी छपारा के पास में। तो वहाँ पे जब इनके पेरेंट्स पहुँचते तो उन्होंने शिनाख्त की कि ये दोनों बच्चे हमारे हैं, और तहसीलदार के परमिशन से, तहसीलदार के रहते हुए वहाँ से वो आज डेड बॉडी निकाली गई, जिसको भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक जनाजे की शक्ल में, जनाजे के तौर पे यहाँ से जरीपट्टा कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाया गया। यहाँ पे लोगों का गुस्सा सिर्फ इतना है कि यहाँ के जरीपट्टा थाने ने जो भी जब एक्शन लेने का काम था तब एक्शन नहीं लिया, कंप्लेन लोगों की यहाँ पे सुनी नहीं। तो यहाँ पे लोगों का बस यहाँ ज़्यादा रोष यही है कि यहाँ के जो भी निकम्मे पुलिस वाले हैं जिन्होंने यहाँ की आम पब्लिक के साथ में न्याय नहीं किया, उनकी कंप्लेन नहीं ली है, वो लोगों को बर्खास्त किया जाए और इसके अलावा आरोपी को जल्द से जल्द ढूंढ के उसको उचित सजा दी जाए। जैसा कि बताया जा रहा है आरोपी बच्चों का सगा मामा। जी हाँ, सगा मामा नहीं था, आरोपी होता, वो उससे कोई रिश्ता नहीं होता। जी बोलिए। उनके लिए क्या सजा चाहिए? हम लोग बिल्कुल, हमको भारतीय संविधान पे, भारतीय कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन अगर एक इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो इसका तो फैसला जनता ही करना चाहिए। आप उसको लेके आइए और जनता के हाथ में छोड़ दीजिए। चाहे मामा हो, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो। पुलिस प्रशासन से आपने बात की है तो उनका क्या कहना था? पुलिस प्रशासन का ये बोलना है कि हमारी कार्रवाई शुरू है। हमने हमारे सिपाही उसके पीछे छोड़े हुए हैं। अभी उसके मोबाइल के लोकेशन से हमको जहाँ तक पता चला है, हम वहाँ तक के हमने उसका पीछा किया है। वो अभी तक 7 से 8 सिम बदल चुका है और अभी हमको उसका लास्ट लोकेशन मध्य प्रदेश बालाघाट के आसपास में मिला है। उसके बाद से मोबाइल उसका स्विच ऑफ है। तो हमारी पुलिस पूरे एमपी में, नागपुर और महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर के तहत हमारी पुलिस सभी जगह सक्रिय है। ऐसा लाटकर साहब जो यहाँ के डीसीपी है, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। पिछले जुम्मे के दिन कौन सी तारीख को? 27 तारीख को शाम को 4 बजे बच्चे को लेने के लिए उसके मामा लगते हैं, वो लेकर के यहाँ से घर से गए ताजबाग घुमाने के लिए, घुमा कर लाता हूँ, और मोटरसाइकिल भी उसी का लिया। साथ में 4 बजे यहाँ से निकले तो ताजबाग नहीं लेकर गए, ये सीधे लेकर चले गए सिवनी तरफ। तो हम लोगों ने रात भर उसको इंतजार किए, मालूम तो नहीं था कि कहाँ लेके गया वो। ताजबाग के हम लोग सोचे थे, तो ताजबाग से हम लोग इंतजार करते रहे रात भर उसको इंतजार करते रहे। रिश्तेदारों का फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद मिला हम लोगों को। तो रात भर वो अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव को फ़ोन किए, किसी का खबर नहीं लगा कहीं पे भी उसका। तो अपन सुबह टाइम में जरीपट्टा थाने में गए, वहाँ कंप्लेंट डाले कि ऐसा हुआ, लड़के लेके चले गए बच्चे को, दोनों बच्चे को। तो कंप्लेंट तो लिखे उन्होंने, लेकिन वो कार्रवाई वो अपने तरीके से किए। उनकी कार्रवाई जो है, उनकी जो सूचना जो है जरीपट्टा में रही, वहाँ से आगे कहीं गई नहीं। थानी नागपुर जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष से क्राइम के मामले पे बहुत ही नाम महाराष्ट्र का सामने आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर क्राइम के मामले पे सवालिया निशान हमेशा खड़े होता है। उन्हें अपने हाथ पे रखा है। नागपुर पे पिछले दिनों उन्होंने मीटिंग भी लिया था। पुलिस क्राइम के द्वारा क्राइम जो उनके केस हो रहे हैं उसको लेकर के मीटिंग भी लिया गया, लेकिन कोई भी अभी तक आक्रोशजनक जो सामने बात आती है। अभी अगर मैं बात करूँ कामगार नगर की, अभी मैं जरीपट्टा पुलिस स्टेशन के सामने में मौजूद हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत लंबा जाम हुआ है। और एक जो हालात बहन भाई का ताल्लुक होता है उसको लेकर मामा ने अपने भांजों को लेकर के एक ताजबाग के मेले में ले जाने के बहाने उनको ले गया और इस नागपुर शहर से हटकर 150 किलोमीटर दूरी के में लेकर
मध्य प्रदेश MP के अंदर ले जाकर कत्लेआम कर दिया गया और उसको वहाँ दफना दिया गया। महत्वपूर्ण सवाल ये है, जिस बात का आक्रोश आप यहाँ देख रहे हैं वो बात यह है कि 28 तारीख को जरीपटका पुलिस स्टेशन पर घर के व्यक्तियों ने FIR दर्ज कराई थी। उस FIR के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए, जांच नहीं करते हुए, उस बात को लेकर के यहाँ पे कामगार निवासी और उसके घर के निवासी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं उस अपराधी के खिलाफ जिसने अपने भांजों को, जिसने अपनी भांजियों को भी नहीं बख्शा। कैमरामैन आबिद खान के साथ टाइम न्यूज सलीम रहमान, नागपुर। फरीदकोट के श्री गोविंद सिंह अस्पताल में मशीन की कमी के कारण हुई एक नवजात शिशु की मौत। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। ਤੇ ਮੈਂ ਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ 26 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐਂਬੂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਨੌਡੀ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਬੂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਟਾਫ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੇਠੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾਗਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ, ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੱਪ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रेफर हो रहे हैं सारे चारों पासे एरियाज चों, फाजिलका, मोगा, बठिंडा, मानसा हर एरिया तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਬੈੱਡਸ ਦਾ ਨਿੱਕੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 12 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ 12 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ, CPAP ਦਾ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਦਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ? ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣ। पंजाब में इन दिनों गेहूं की फसल की बिजाई शुरू हो गई है और किसानों को डर भी सता रहा है। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पंजाब के किसान की तरफ से इन दिनों गेहूं की फसल की बिजाई शुरू है और किसानों को डर सता रहा है कि कहीं धान की फसल की तरह जो नुकसान उनको बेमौसम बरसात और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण झेलना पड़ा वह दोबारा ना हो, क्योंकि मौसम में तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है और मौसम सर्द वैसा नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। देखो, मौसम ते कुदरत दा संबंध है, लेकिन मौसम जिहड़ा है ये ठीक गल है कि अगे नालों टैंपरेचर जिहड़ी है वो जिन्नी ठंड होनी चाहिए सी उन्नी नहीं हैगी।
ਅਗਰ ਉਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੀਡ, ਚੰਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤਰਦੀ ਮਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਿਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਕਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ 0.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਾ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਠੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਸਪਰਾਊਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਲਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿਆਲੀ ਹੈ ਕਾਮ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਝਾੜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੜੇਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਝੱਖੜ ਝੋਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਫਰੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੰਡ ਆਇਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਆਏਗੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਝਾੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਝਾੜ ਵਧੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ घट रहा जा बहुत आ रहा। डॉक्टर नवजोत कौर का कहना है कि अकाली सरपंच और नेताओं को खुश करने के लिए ला रहे हैं भीड़। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। पहले तो ये समझो कि सद्भावना रैली में लोग कौन से जा रहे हैं। सद्भावना रैली में वो लोग जा रहे हैं जो बादल साहब को और सुखबीर बादल जी को खुश कर रहे हैं। एमएलए जोर लगा के बंदे इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं वहां पे कि मैं ज्यादा बंदे लेके आया, मैं ज्यादा बंदे लेके आया। तो वो एक उससे सद्भावना कौन सी हो गई? ये तो एक कंपटीशन हो गया, अपने बंदों को इकट्ठा करके जोर लगा के सारी एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जब सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, ना तो पुलिस अपने जहाँ पे होना चाहिए वो काम कर रही है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के जहाँ काम करना चाहिए वो काम कर रही है। सो इट्स लिटरली कि सारी सर्विसेज हम पैरालाइज कर रहे हैं क्योंकि सेक्रेटेरिएट खाली पड़ा है। जो मिनिस्टर्स को अपनी गद्दियों पे बैठ के वहाँ पे आज सीएम साहब को जरूरत है कि हमारा बहुत थोड़ा सा समय रह गया और बहुत सारे लोग हमसे नाराज हैं, उन लोगों को बुला के सद्भावना उन लोगों के साथ होती है कि जो लोग जैसे किसान हैं वो हमारे से नाराज है, वो तैयारी कर रहे हैं बठिंडे बैठने के लिए, तो उन लोगों को क्यों बैठने दें? तो सद्भावना रैलीज एसोसिएशंस के साथ करो। जो पंजाब में हमारे साथ फिलहाल नाराज हैं उनको समझाओ कि उनको कैसे हम रिहैबिलिटेट करेंगे, कैसा पैसा देंगे, क्या उनके लिए करेंगे, क्या नई चीजें लेके आए हैं। और जब सीएम साहब ये रैलियां छोड़ के अपने दफ्तरों में बैठेंगे तो हमारी पेंडिंग जो फाइल्स हैं वो क्लियर होंगी। 1 महीना हो गया, एक सीपीएस को अपने सीएम से गुहार लगा रही है कि मुझे आपको मिलना है। 3 बार मैं चंडीगढ़ के चक्कर लगाई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। उसके बाद अब सद्भावना रैली में है तो महीना एक सीपीएस लेवल का बंदा नहीं मिल सकता सीएम को अपनी फाइल क्लियर कराने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 1800 करोड़ का सार्क हॉस्पिटल कह रहे हैं हम आके आपके सीएचसी में बोलते हैं पंजाब की लड़कियां जो एसिड से डले हैं उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी होगी, एडवांस सर्जरीज होगी, सामान हम खुद लेके आएंगे। आप वो एमओयू नहीं साइन कर रहे, आप फ्लाईओवर्स के एमओयू नहीं साइन हो रहे। तो आप समझती हैं सद्भावना से समय और पैसे की बर्बादी हो रही है? टोटली समय का लॉस और पैसे का लॉस। आजकल लोग ऊपर उठ गए हैं इस बात से, उनको छेड़ के उनके दर्द छेड़ने नहीं चाहिए। अदरवाइज लोग बहुत ध्यान से समझ चुके हैं कि हमने आपस में लड़ाई नहीं करनी है, हमने आपस में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखनी है। हमें पंजाब के लिए बेहतरी चाहिए, हमें पंजाब की डेवलपमेंट चाहिए, इश्यूज मुद्दों पे। लेकिन आपकी इस बात पे प्रकाश सिंह बादल सीएम कहते हैं कि मैं आप उनकी राय पे नहीं चलता, मुझे पंजाब में अमन और शांति चाहिए और अगर नवजोत को और सिद्धू को अमन और शांति नहीं चाहिए तो ये उनकी मर्जी। मैं सारी उम्र एक डॉक्टर रही हूँ, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हमेशा ये कहते थे, अच्छा लीडर हमेशा ये कहता है कि छोटे सा छोटा बंदा भी जो हो कि मैं गलत सर्जरी करूँ, किसी की जान का सवाल है तो आप मुझे टोक देना कि जहाँ मैं गलती करूँ। तो हमारे जैसे लोग तो टोकते रहेंगे जहाँ हमें लगेगा कि गलत है। अगर वो नहीं सुनते तो उनकी ना समझिए, इसमें उनका नुकसान उनकी ना समझिए। मेरा को फर्क नहीं पड़ता, मेरा फर्ज है कि मैं एक अपने लीडर को, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, बीजेपी की तरफ से हूँ, पर उनको ये बताऊं कि ये ठीक नहीं है, इसमें लोग दुखी हैं क्योंकि उनका पैसा खराब हो रहा है। वहाँ पे तो तुम्हारे अपने ही खान जा रहा है, तो अपने ही खानदान के स्ट्रेंथ से पंजाब में कोई मैसेज नहीं जा रहा। क्योंकि सद्भावना तो तब होगी जब उन लोगों के पास जाएंगे जो लोग हमसे नाराज हैं, हमसे परेशान हैं, हमारी नीतियों से परेशान हैं। जिस दिन वो लोग इतनी बड़ी रैली इकट्ठे करेंगे और हमारे अकाली नेताओं के लाए हुए बंदे नहीं इकट्ठे करेंगे, उसका मतलब उस दिन सद्भावना रैली होगी। वो मुझे बेटी कहते हैं तभी तो मैं इनको अच्छी सलाहें देती हूँ। अगर वो मुझे बेटी ना कहें, अगर तो मुझे लगता है मुझे बेटी कहते हैं तो मुझे अच्छा मानते हैं, तभी तो नेक सलाह दे रही हूँ कि लोगों को मिले, वहाँ पे लोगों को काम करें। थोड़ा समय रह गया तो मुझे तो मेरा तो फर्ज है एज सीपीएस की हमेशा एक अच्छी सलाह ही दूं। आम आदमी पार्टी को कितना समझती है चुनौती? क्योंकि आज संजय सिंह आए, वो कहते हैं कि कांग्रेस और अकाली भाजपा का जनाधार कम हमारा बड़ा होगा, लोग जो हैं उनके दिलों में हम ही आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है। देखो, मैं हमेशा जो नीतियों से चलती हूँ, जो सोशल कॉजेस के लिए लड़ती हूँ, बिना मैं किसी पार्टी का बिना सोचे हुए
हमेशा सोशल मुद्दों पे काम करती हूँ। मेरा मानना है कि मेरे लिए मेरा आइडल मोदी जी हैं, जिनको जितना मैंने समझा पॉलिटिक्स में वो ही जाना, उतना ही जाना। और मुझे जब भी ये सीट मिली या CPS बनाया गया तो ना तो मेरे से पैसे लिए गए, तो मैं तो वही मानूंगी कि मेरी पार्टी जो इतनी स्ट्रांगली मेरे लिए उसने एक्शन लिया है, और एक RSS आइडियोलॉजी है जो बिल्कुल गलत दिखाई जाती है, उनकी नीतियाँ बिल्कुल कम्युनल दिखाई जाती हैं, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो शाखाएं लगाती हैं। मैं एक RSS आइडियोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि संस्कारी हूँ, डॉक्टर हूँ, उस माध्यम को मन में लेती हुई पॉलिटिक्स में आई हूँ। और मैं हमेशा बीजेपी की सिपाही रहूंगी। वो मेरी तरह चलते हैं ये मैं कह नहीं सकती, पर मैं जिन नीतियों पे चलती हूँ मुझे लगता नहीं कि मुझे सज्जे या खबे देखने जरूरत है। नोटिस जारी किया है। देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम बहुत ज़्यादा नॉन सीरियसली हाईकोर्ट को लेते हैं, चाहे वो शराब के अड्डे हों, चाहे वो कोई भी इश्यूज़ हों। ये जो पंजाब सरकार की हमेशा नीति रही है, उसको हाईकोर्ट के नोटिस को इग्नोर करो या उनको समझो ना, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ पे, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो ये शराब के ठेके हों, चाहे वो करप्शन हो, बहुत सारे नोटिस आ चुके हैं। और अगर तुम एक इम्प्रेशन, और लोग आजकल बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव हो गए हैं, ये डेमोक्रेसी को समझ गए हैं। आज के समय में लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पैसों और दूसरी चीज़ों से नहीं होते, मुद्दों पे बात करते हैं। तो उसमें बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें लोगों के हित में काम करना पड़ेगा, और अच्छी छवि के लोगों को ही अंदर रखना पड़ेगा। जिस इंसान पे कोई ना कोई इतना लगा है, दाग लगा है, उसको जब तक धुल नहीं जाता, क्लियर नहीं कर देते, हर इंसान को वो है कि उसको क्लियर करे। करप्शन चार्जेस हैं तो रिजाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स, अदरवाइज सारी पार्टी का जो रुतबा है वो सफर करता है। नागपुर में हजरत हुसैन की याद में निकाला गया मातम जुलूस। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। इमाम हुसैन की याद में और मुहर्रम के 40 दिन पूरे होने पर मुनी नूरा परिषद में मातम का जुलूस मदरसा हुसैनिया हैदरी मोनीपुरा से निकाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन आशूर के बाद से 40वां रोज़ कहलाता है कि इमाम हुसैन की शहादत को आज पूरे 40 रोज़ मुकम्मल हो चुके, और इसके एहतमाम में मजालिसों का सिलसिला हमारे यहाँ बरगुज़ार किया जाता है। मजलिसों के सिलसिले के बाद 4 बजे एक अहम मजलिस रखी गई कि जिसमें खिताबत और मसाइब सैयद शुहदा बयान किए गए, और उसके बाद में वो तमाम मुसीबतें कि जो इमाम हुसैन और उनके खानवादे पर गुज़री है, और चूँकि इनके घर वालों को रोने नहीं दिया गया था, गम मनाने नहीं दिया गया था, और आज के दिन जब रिहाई मिली है, यजीद ने आज़ाद किया है, तो सबसे पहले इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब और उनके फ़र्जंद जनाब सैयद सज्जाद यानी चौथे इमाम ने एक मजलिस का इनेकाद किया, और उसी रस्म को आज तक हम इस तरह से बरगुज़ार कर रहे हैं। और चहलुम वो अजीम दिन है कि जब इमाम हुसैन की कब्र मुताहर पर तमाम ज़ायर पहुँचने की कोशिश करते हैं, और जो अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सके तो इसके कुछ मखसूस हमारे यहाँ आमाल होते हैं कि जिसके सबब से हम आमाल को बजा लाते हैं और अपनी हाज़िरी का मौला हुसैन के दर पे पहुँचने का एक शरफ़ हासिल करते हैं। नाम के एक बेहतरीन सहाबी थे, जब उन्होंने सुना कि पैगंबर इस्लाम के रसूल अल्लाह के दांत शहीद कर दिए गए हैं, उसके बाद उनको जब ये ख़बर मिली तो उन्होंने अपने दांतों को तोड़ लिया मोहब्बत रसूल में। आपका नाम? सैयद जुल्फ़िकार रज़ा। जगह का नाम? ये मदरसा हुसैनिया हाल, हैदरी मस्जिद, मोमिनपुरा नागपुर। अंजनगांव खुर्जी में नगर पालिका के सामने वार नामक संस्था ने किया आमरण उपोषण। हमारे संवाददाता जावेद शाह की रिपोर्ट। वार सामाजिक संघटनेतर्फे मी व माझ्या सोबतीला नेमराजी शिरोळे हे आम्ही आमरण उपोषणाला बसलेले आहोत। स्वच्छता अभियानाअंतर्गत संडासची स्कीम जे नफरने चालू केलेली होती त्या स्कीमचे पैसे आजपर्यंत मिळाले नाही। गोरगरीब जनतेसाठी ही स्कीम होती, पण या स्कीममध्ये शासकीय कर्मचारी अफरातफर करीत आहेत। तसेच रमाई आवास योजनेचे 4 महिन्यापासून चेकनी लोक उघड्यावर घरे बांधून बसलेले आहेत, त्यांचे चेक आजपर्यंत अदा करण्यात आलेले नाही। तसेच नाले व नाल्या तुडुंब भरलेले आहेत, त्या नाल्यांचे वारिसदार कोणी नसल्यामुळे
त्यामध्ये फार मोठी घाण होत आहे. पंजाब के वाणिज्य मंत्री मदन मोहन मित्तल का मानना है कि मांग के अनुरूप उत्पादन में बदलाव करे उद्योगपति। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मदन मोहन मित्तल ने शनिवार को पंजाब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपोर्ट की श्रृंखला में 10वीं 5 दिवसीय मेगा व्यापारी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सार्क देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि तरह के कार्यक्रमों से उद्योगपतियों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है, जिससे उद्योगों के उत्पादन में लोगों की मांग के अनुसार अनुरूप बदलाव किया जा सके। ये एफर्ट्स होती है, ये बड़ी श्लाघायोग है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान पंजाब दोनों दे, हिंदुस्तान पंजाब भी बॉर्डर ते है, पाकिस्तान का पंजाब भी बॉर्डर ते है और दोनों का इकट्ठे इस तरह का अपनी जो उन्होंने लर्निंग्स, जो उन्होंने प्रोग्रेस, जो उन्होंने डेवलपमेंट और जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपस इस तरह का फेल लगा के शेयर की जाती है, ये दोनों मुल्कों च एक बहुत बड़ी तरक्की की क्रांति है और ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। ये जिथे तक ट्रेडर्स का ताल्लुक है या मैन्युफैक्चरर्स का ताल्लुक है, दे आर ऑल फ्रेंडली, दे वांट टू लिव एज फ्रेंड्स। वो इकट्ठे होकर काम करना चाहते हैं, मिलवर्तन नाल काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसा कंपल्शन हैं जिहदे नाल कई बार रिलेशन खराब होंगे, बट नो आई वेलकम कि जिहड़े हुण नवे हालात फिर पैदा हुए हैं, जिहदे नाल नवाज शरीफ जी ते मोदी जी दोनों की मुलाकात का मुकाम पैदा होया। वो मैं समझदा कि आ जिहड़े दोनों पासे पंजाब के लोग सी उन्होंने अंदर होर कशर बढ़े, डेफिनेटली फायदा होएगा। नॉलेज जिहड़ी है वो किसी की मोनोपोली नहीं है। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज जदों भी एक दूसरे नाल मिलते हैं लोग, जरूर एक दूसरे तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हासिल होती है। और सार कंट्री के लोग मैंने पता लगे इतने सारे आ रहे हैं। नैचुरली हर कंट्री के विच टैक्नोलॉजी जो बैठा है वो अपने मुल्क के विच शायद बहुत उच्च कोटि ते, शायद हिंदुस्तान च आके उन्हें लगे पाकिस्तान के बंदे की ज़्यादा अच्छी है। सो एक दूसरे नाल जदों एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ टैक्नोलॉजी होती है, उधर इंप्रूवमेंट दोनों पासे। 190 बायर्स और सार कंट्री के नुमाइंदे आए हैं। यह तो बड़ी कोई सद्भावना रैली नहीं, जी सद्भावना रैली सी पंजाब च कर सुन तो लो पहले, ओ सुनो तो सही, ओ सुनो तो सही, सुनो तो सही प्यारे, ओ सुनो। मैं आनंदपुर साहब तो आया, अमृतसर च खड़ा है, अमृतसर और आनंदपुर साहब दोनों को मिला के खड़ा। अमृतसर दे विच गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करके गुरु रामदास जी ने एडी बड़ी ये हरमंदर साहब की रचना की थी और गुरु ग्रंथ साहब मनन की आदेश सोच ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से, ये आनंदपुर साहब ने चुकिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानो प्रगट गुरां की दे। सो ये जो गुरु ग्रंथ साहब है ये 10 गुरुआं का उहदे च मंथन विचार संस्कार जो उन्होंने ज्ञान उन्होंने आया वो सारा उहदे च अंकित है और वो अंकित जिहड़ा ज्ञान है दैट रिप्रेजेंट्स गीता, दैट रिप्रेजेंट्स रामायण, दैट रिप्रेजेंट्स पुराण, दैट रिप्रेजेंट्स वट एवर वाज रिटन, वो गुरुआं नूं अपने ज्ञान द्वारा आया। कोई उन्होंने स्कूल कॉलेज नहीं पढ़े जाके, वो क्योंकि स्पिरिचुअल लीडर सीगे, अबव ह्यूमन थे, इस करके वो ज्ञान की जिहड़ी ग्रंथ बने वो मनन का उन्होंने निर्देश दिता। सो इस करके उस ग्रंथ नूं मनन वास्ते, उस ग्रंथ का सम्मान रखने वास्ते ये रैलियां हो रही हैं और रैलियां होने नाल पंजाब की सद्भावना बढ़ी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होया और जड़ा कुछ प्रो आतंकवादी ताकत ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ बड़े ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੈਡੀਕਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਾੜਤੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ डिस्टर्ब नहीं हो सकती, उन्होंने सारे उपराले फेल हो गए। आज बस इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.timenews.com पर।